स्कॉट लैंड की वो जर्द दोपहर अपनी तमाम तर सहर अंगेजी के साथ अपार्टमेंट की खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। बाहर का मौसम एक अजीब सी अंगड़ाई ले रहा था। वो यकबस्ता हवाएं जो हदियों में उतर जाया करती थीं, अब इनमें सूरज की मध्यम सी तपिश शामिल हो चुकी थी। बर्फबारी का मौसम रुखसत पर था और बाहर की आहट फिजाओं में कारजी हिद्दत खोल रही थी। शयान खान की रातों की नींद किसी बेरहम लुटेरे की तरह लुट चुकी थी। एक तरफ वो अपनी औलाद से मिलने के लिए बेताब था तो दूसरी तरफ अपने ही बने हुए सवालों के जाल में उलझा हुआ। इसे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, मगर न जाने क्यों उसे परीक्षा की बातों पर एतबार आ रहा था। इसके लहजे की सच्चाई शयान के दिल में घर कर चुकी थी कि वो वाकई साहिब औलाद है। पिछले 2 रोज से उसने ऑफिस का रुख नहीं किया था और ना ही इसकी तवज्जो अपने किसी प्रोजेक्ट पर थी। उसकी नजरें मुसलसल घड़ी की सुइयों पर जमी थीं। वो शिद्दत से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब परीक्षा इसे फ़ोन करे और निकाह के लिए बुलाए। इसके लिए ये निकाह सिर्फ एक रस्मी बंधन नहीं बल्कि अपनी औलाद तक पहुंचने का वो वाहिद रास्ता था जिसका दरवाज़ा अभी बंद था। निढाल सा वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटा अपनी सोचों में गर्क था। अचानक मोबाइल बजती हुई बेल ने खामोशी का सकूत तोड़ दिया। उसने बेजारी से हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अदनान का नाम जगमगा रहा था। एक गहरी सांस भरते हुए उसने कॉल रिसीव की और फ़ोन स्पीकर पर डालकर अपने करीब ही रख लिया। शयान साकित रहा। इसके लबों से कोई लफ्ज़ न निकला, बस एक गहरी और बोझल खामोशी थी जो फ़ोन के दोनों पार महसूस की जा सकती थी। शयान, तुम ठीक तो हो ना? दूसरी तरफ से अदनान की फिक्रमंद आवाज़ उभरी। शयान ने मुख्तसर और बेजान सा जवाब दिया। इस का मतलब क्या लूँ मैं? क्या तुम अब भी मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते? शयान, खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही, क्या माचा है? तुम किस अजियत से गुजर रहे हो? अदनान का लहजा बेचैनी से भरपूर था। मैं सब कुछ बता चुका हूँ तुम्हें फ़ोन पर। शयान ने बेजारी से करवट बदली। लेकिन जब मैं तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं तो बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा? यार, ये सब कैसे मुमकिन है? अदनान ने एक बार फिर इसे समझाने की कोशिश की। अरूब को मरे हुए अरसा बीत गया, तो फिर तुम्हारी कोई औलाद तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? शयान, समझने की कोशिश करो। वो लड़की तुम्हें चकमा दे रही है। वो सिर्फ तुमसे निकाह करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाए हुए है। पिछले 2 दिन से इनके दरमियान बहस का यही एक नुक्ता था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं नहीं जानता अदनान, मैं कुछ भी नहीं जानता। शयान की आवाज़ में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी। बस इतना जानता हूँ कि मेरा दिल इस बात पर यकीन करने को जिद कर रहा है कि मेरी औलाद सच में मौजूद है। हो सकता है कहानी का कोई ऐसा हिस्सा हो जो हमसे छूट गया हो, कोई ऐसा मोड़ जो हमारी नज़रों से ओझल रहा हो। वो एक लम्हे को रुका। माजी की तल्ख यादें एक बार फिर इसे नोचने लगी। जैसे इस रात दाऊद की जहरीली सोच की नज़र मेरी मोहब्बत हो गई। इस नए वीडियो पर मुझे वो सब दिखाया जिसे देखकर मैं होशो हवास को बैठा और वो 3 लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से फिसल गए। अगर इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो सकता है तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई ऐसा राज भी छुपा हो जिससे हम अब तक बेखबर हैं? तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है शयान। बेवकूफ़ मत बनो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचो। अदनान ने झुंझला कर कहा। प्लीज़ अदनान, फ़ोन बंद कर दो। शयान का लहजा अब हतमी था। अगर तुम इस वक्त मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे ये लॉजिक मत दो। ज़िंदगी में हर बात लॉजिक पर पूरी नहीं उतरती, मगर फिर भी वो हकीकत होती है। मुझे इस वक्त मज़ीद कुछ नहीं सुनना। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। इस लड़की के बहकावे में मत आओ। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खबरदार, जिससे पहले कोई बेवकूफ़ी की। अदनान ने वार्निंग दी। मैं तुमसे फ़िलहाल नहीं मिलूँगा। शयान ने 2 टोक जवाब दिया। हमारी मुलाकात अब निकाह के बाद ही होगी। अगर मैं तुमसे मिला तो तुम अपनी दलीलों से मुझे मज़ीद उलझा दोगे और मैं इस वक्त उलझना नहीं चाहता। कमाल है, तुम्हें अजनबी लड़की पर यकीन आ गया और अपने दोस्त पर नहीं। पागल हो गए तुम। मैं तुम्हारा बुरा क्यों सोचूंगा? अदनान का दुख इसकी आवाज़ से आया था। अदनान, वो मुझे मेरी औलाद तक पहुंचा सकती है। शयान की आवाज़ भरा गई। मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची। अरूब के बाद मेरी ज़िंदगी वहीं थम गई। तुम ये दुआ क्यों नहीं करते कि ये सब सच हो? काश मेरी औलाद जिंदा हो। मेरे और अरूब की मोहब्बत की वो आखिरी निशानी अगर वो मुझे मिल गई तो फिर से जी उठूंगा मैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए सुकूत छा गया। फिर अदनान की धीमी आवाज़ आई। काश ऐसा होता शयान। अगर ऐसा हो जाए तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मगर मेरे दोस्त, ये सच नहीं है कि ये सिर्फ नज़र का धोखा है। तुम
बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर यहाँ तक लाए हो और ख़ुद को दोबारा इस आग में मत झोंको। अदनान की बात काट कर शयान ने फ़ोन बंद कर दिया और मोबाइल को एक तरफ उछाल दिया। कमरे में एक बार फिर वही बोझल खामोशी छा गई जो किसी गहरे कुएं की तरह इसे अपने अंदर निगल रही थी। इसने एक लंबी थकी हुई आह भरी और फिर से तकिए के ऊपर ऊंधे मुँह लेट किया। इसका वजूद टूट फूट का शिकार था, जैसे कोई कदीम इमारत धीरे धीरे ज़मीन बोस हो रही हो। इसने अपनी आंखें सख्ती से मूंदी, जैसे वो बैरूनी दुनिया के तमाम मंतकी जज्बों और अदनान की दलीलों से फरार चाहता हो। मगर जैसे ही इसने पलकें मूंदी, अंधेरे के इस पर्दे पर एक अक्स उभरा जिसे देखकर उसके दिल की बेकरारी थम जाया करती थी। एक लख्त इसकी नज़रों के सामने अरूब का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, वही मासूमियत, वही आंखों में छुपी ढेरों मोहब्बत और वह मखसूस मुस्कुराहट जिसमें शयान की कुल कायनात बसती थी। इसे लगा जैसे अरूब इसे पुकार रही हो, जैसे वो इन लफ्ज़ों के पीछे कहीं छुपी खड़ी हो। अरूब की याद का एक तपता हुआ रेगज़रा इसके अंदर लहराने लगा। वो इसकी जान थी, इसकी रूह का हिस्सा थी। अगर इसकी मोहब्बत की कोई निशानी इस दुनिया में कहीं मौजूद थी तो वो इस तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अदनान के लिए ये नज़र का धोखा हो सकता था, मगर शयान के लिए जीने की आखिरी उम्मीद थी। इसने तकिए को मजबूती से जकड़ लिया, जैसे वो इस खौफ को बिखरने से बचाना चाहता हूँ। खानम, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जब तेरी याद में मेरी आंखें न भीगी हों। ये दिल आज भी तुम्हारा ही है। वो बस वो एक गलती, वो एक गुनाह जो मुझसे सरसद हुआ, इसका बोझ मुझे आज भी जीने नहीं देता। मैं शर्मिंदा हूँ अरूब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो अनकहे अल्फाज अपने दिल में दोहरा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और सर तकिए पर रखा था, मगर ज़ब्त के सारे बंधन टूट चुके थे। गर्म आंसू उसके रुखसार से होते हुए तकिए के गिलाफ में जज्ब हो रहे थे, मगर वो आग जो अंदर लगी थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम जहाँ कहीं भी हो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो रहता है। मुझे माफ़ कर देना अरूब, और सच में अगर हमारी कोई बेटी है तो ये तुम्हारी तरफ से मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मैं इसे दुनिया की वो तमाम खुशियाँ दूंगा जो मैं तुम्हें न दे सका। तुमने इस तन्हाई में क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा, किन कठिन रास्तों से गुजरी होगी, ये सोच कर ही मेरी रूह कांप उठती है। वो अपने ज़ात के अंधेरों में अकेला खड़ा अपनी अदालत में मुजरिम बना हुआ था। जज्बात की रोह में बहकर इंसान अक्सर वो कर जाता है जिसका खसारा अपनी पूरी ज़िंदगी भरना पड़ता है। शयान भी एक गलत फहमी की नज़र अपनी मोहब्बत को खो चुका था, मगर वो सज़ा जो इसने खुद को दी थी वो वक्त के साथ साथ मज़ीद कड़ी होती जा रही थी। कहते हैं कि औरत अपने दुख में घुलकर रो लेती है और अपना बोझ हल्का कर लेती है, मगर मर्द को अपने आंसू तन्हाइयों की नज़र करने पड़ते हैं। स्कॉटलैंड की सर्द होती दोपहर में शयान खान का ज़ब्त भी धीरे धीरे पिघल रहा था। इसे क्या मालूम था कि वक्त के पोशीदा पन्नों में कुदरत ने इसके लिए क्या लिखा है। न जाने वो माजी की इन तारीख गारों में कितनी देर तक भटकता रहता। फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने इसे हाल की बेरहम ज़मीन पर लौटने पर मजबूर कर दिया। इसने बोझल आंखें खोली और स्क्रीन की जानिब देखा। इसे गुमान था कि शायद अदनान दोबारा अपनी दलीलों का पिटारा लिए आ पहुंचा है। वो कॉल काटने पर पूरा इरादा किए हाथ बढ़ा चुका था कि अचानक स्क्रीन पर परीशे का नाम जगमगा उठा। परीशे, जो इसके लिए अब तक सिर्फ एक दोस्त थी, मगर वो शयान के लिए अपने दिल में बहुत गहरे और पेचीदा जज्बात रखती थी। अब बात बहुत आगे निकल चुकी थी। वो शयान को इसके औलाद से मिलवाने वाली थी, मगर इस मिलन की कीमत निकाह थी। शयान का दिल एक अजीब सी बेचैनी की जद में था। क्या ये कुदरत का कोई हसीन तोहफा या फिर कोई नज़र का नया धोखा? इस बार फ़ोन स्पीकर पर नहीं डाला गया। शयान तड़प कर उठ कर बैठा। इसके चेहरे पर मौजूद इस्तराब इसकी बेचैनी का पता दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम, शयान की आवाज़ में लर्जिश थी। वालेकुम अस्सलाम शयान, बताएं कब पहुंच रहे हैं आप? परीशे ने बराह रास्त सवाल किया। शयान ने बेकरारी से पूछा, मैं कल ही पहुंच रहा हूं। क्या सब इंतजामात हो चुके हैं? इसे कोई उम्मीद थी कि इस बार सिर्फ इसी पैगाम के लिए किया गया है। जी, आप कल पहुंच जाएं। बाकी तमाम फैसले यहाँ आने के बाद ही होंगे। परीक्षा का लहजा नपा तुला था। मगर शयान, आपको सब याद है ना? मैं नहीं चाहती कि यहाँ आकर हमारे दरमियान कोई बदमज़गी हो। आप पहले निकाह करेंगे, इस रिश्ते के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाएंगे और इसके फ़ौरन बाद मैं आपको अपनी बेटी तक पहुँचा दूँगी। शयान के माथे पर पसीने चमकने लगे। सब याद है मुझे, और मैं वादे भूलता नहीं। बस आप मत भूलिएगा कि आपने मुझसे किस शर्त पर यह निकाह मांगा है। परीक्षा की आवाज़ में एक लंबा सा सकूत छा गया था। फिर इसने दबी आवाज़ में पूछा, तो क्या सारी ज़िंदगी ये रिश्ता सिर्फ एक शर्त ही रहेगा? फ़िलहाल तो एक सौदा है, एक कड़ी शर्त। शयान का लहजा दो टोक था। आप मेरी दोस्त हैं, इससे आगे मेरे पास आपको देने के लिए न कोई जवाब है, न कोई यकीन। मुस्तकबिल क्या होगा मैं नहीं जानता। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के बदले ये शर्त रखी है, तो मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर तलखी से मुस्कुराया। मगर काश परीशे
کاش آپ ایک سچی دوست بن کر یہ خوشی مجھے دیتی تو شاید میں پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہتا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے شایان۔ پریشے کے لہجے میں اب ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اگر میں نے اس راہ میں ایک دوست کو کھو دیا ہے تو اپنی محبت کو پا بھی لیا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی منظور ہے تو مجھے یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ میں آپ کے لیے کیا محسوس کرتا ہوں۔ سب کچھ وقت پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ اس وقت میری امانت میں ہیں۔ میں کل آپ کا انتظار کروں گی، پاکستان پہنچتے ہی مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شایان نے فون بند کیا اور کمرے کی چھت کو تکنے لگا۔ اس کے لیے یہ سفر صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی یا شاید ایک نئی سزا کا آغاز تھا۔ برسوں بعد وہ پھر اسی زمین پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، وہی سرزمین جہاں اس کی محبت کا آغاز بھی ہوا تھا اور اختتام بھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی اسے دوبارہ وہیں لا کھڑا کرے گی۔ وہ سیدھا لیٹا تھا، تکیے پر سر رکھے، سینے پر ہاتھ باندھے، نیم اندھیرے میں چھت کو خاموشی سے تکتا رہا۔ آریان ابیرہ کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ابیرہ کے چہرے پر جمی تھی جو دھیرے دھیرے ہوش کی وادیوں میں لوٹ رہی تھی۔ ابیرہ نے نقاہت سے اپنی بوجھل پلکیں کھولی تو سامنے آریان کا چہرہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کسی انجانے خوف کے تحت گھبرا کر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری جان، آرام سے لیٹ جاؤ۔ آریان بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابیرہ کی جسمانی حالت ایسی ہرگز نہ تھی کہ وہ اس طرح اچانک حرکت کرتی۔ ڈاکٹر واضح کہ پریگننسی کے ابتدائی طور پر ہدایت دے دی گئی تھی کہ حمل کے دنوں میں اسے خاص احتیاط اور سکون کی ضرورت ہے۔ میری بات سنیں۔ ابیرہ کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں نے اس شخص کو اپنے دماغ سے نکال پھینکا ہے۔ اب خدا کے لیے مجھ پر تو نہ کوئی الزام تراشی کیجیے گا اور نہ ہی مجھ سے کوئی صفائی مانگیے گا۔ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکوں گی۔ اس کے لہجے میں وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو بار بار اپنے کردار کی گواہی دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے خوف تھا کہ آریان پھر سے یارم کے بارے میں سوالات کرے گا، پھر سے وہی تلخ جملے دہرائے جائیں گے اور اسے پھر سے اپنی بے گناہی کی گواہیاں دینی پڑیں گی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا ابیرہ، پلیز آرام سے لیٹ جاؤ۔ آریان کا لہجہ خلاف توقع نرم تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے اسے تھام کر تکیے کے سہارے دوبارہ لٹا دیا۔ آریان اب اس کے قریب تکیے کے کونے پر سر رکھے نیند دراز تھا۔ اس کا ایک پاؤں بیڈ پر اور دوسرا نیچے لٹک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابیرہ کی پیشانی پر تھا جہاں وہ اپنی انگلیوں سے اس کی بے چینی کو چننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیرہ سے حیرت کی تصویر بنی دیکھ رہی تھی۔ آریان کے بدلے ہوئے لہجے نے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، میں جانتا ہوں میں نے غصے میں تم سے ایسی باتیں کی جنہوں نے تمہارے دل کو لہو لہان کر دیا، مگر اب ہمیں وہ سب باتیں یہیں ختم کر دینی چاہیے۔ آریان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک اور خوشی تھی۔ ابیرہ اس اچانک تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ جو انسان ابھی کچھ دیر پہلے آگ بگولا تھا وہ اس قدر پرسکون کیسے ہو گیا؟ ایسے مت دیکھو، تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، آریان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی خوشخبری؟ ابیرہ نے تھکن سے پوچھا۔ ڈاکٹر ابھی ایک ایسی خوشخبری سنا کر گئی ہیں، بس مطلب سمجھ لو اللہ نے ہمیں ایک معجزے سے نواز دیا ہے۔ آریان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ابیرہ کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ سا ہوا۔ لمحہ بھر میں سمجھ گئی کہ وہ پریگننٹ ہے، مگر توقع کے برعکس اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی لہر نہ دوڑی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھوں میں خوشی کے بجائے گہرا سناٹا چھا گیا۔ ابیرہ، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، مگر تمہارے چہرے پر مجھے خوشی کا کوئی نشان کیوں دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا تم اس خبر سے خوش نہیں ہو میری جان؟ آریان کا لہجہ فکر مند ہو گیا۔ وہ اس کی اس خاموشی کی گہرائی کو ناپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں خوشخبری نہیں آنی چاہیے تھی۔ ابیرہ کے لہجے میں ایسی کڑواہٹ تھی جو آریان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آریان کا لہجہ لمحہ بھر میں سخت ہوا۔ کیا تم اس نعمت کی توہین کر رہی ہو؟ مطلب یہ کہ اگر یہ خوشی کسی اور وقت میں کسی اور حالات میں ملی ہوتی تو شاید میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوتی۔ ابیرہ نے بےچارگی سے اسے دیکھا۔ مگر اس وقت ہمیں اپنے ہی مستقبل کا پتہ نہیں تو ہم اس معصوم جان کو کیا مستقبل دیں گے؟ ابیرہ پلیز یہ منحوس باتیں مت کرو۔ آریان نے اسے ٹوکنا چاہا مگر ابیرہ کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ یہ منحوس باتیں نہیں بلکہ ایک کڑوی حقیقت ہے آریان۔ آپ ہی بتائیں کیا مستقبل ہے ہمارا؟ ہر بات پر جھگڑے، ذرا سی بات پر آپ کے لہجے کا بدل جانا، شک کی وہ دیواریں جو ہم نے اپنے گرد کھڑی کر رکھی ہیں۔ اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنے کئی جذبوں کو کچلنا پڑتا ہے، وہ بہت سے فیصلے اپنی ذات کے خلاف کر لینے پڑتے ہیں۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے؟ کیا آپ میں یہ ذمہ داری نبھا سکیں گے؟ میرے خیال میں تو آپ بالکل بھی۔ میرے خیال سے تو اس بچے کو ہمیں خاموش۔ آریان نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی ابیرہ کے لبوں پر رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی تھی۔ خبردار اگر تم نے اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی اولاد کے بارے میں اتنا برا سوچنے کی؟ کیا کہا تم نے؟ میں اپنی اولاد کے لیے بدل نہیں سکوں گا؟ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا پاؤں گا۔
अबीरा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। आर्यन का लहजा बिल्तजाइया हो गया था। प्लीज़ इस वक्त जहनी दबाव मत लो। अगर तुम्हें या इस बच्चे को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए इस वक्त इन तल्ख बातों को छोड़ दो और सिर्फ अपना ख्याल रखो। आर्यन सचमुच जिसके सामने हाथ जोड़े हुए था। इसकी अना इस वक्त इस बात के एहसास के सामने ढेर हो चुकी थी जो अभी भी इसके अंदर बेदार हुआ था। अबीरा ने तकिए पर लेटते ही बढ़कर इसके दोनों हाथ थाम लिए। आर्यन का चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका हुआ था। अबीरा एक बार अभी अपनी सोचों में उलझने लगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी इसे इस शख्स पर बेइंतहा प्यार आता था तो कभी शदीद गुस्सा, मगर वो चाहकर भी इसे नफरत नहीं कर पा रही थी। वो शख्स क्या करती जो खुद अपनी ही ज़ात की उलझनों में कैद था और खुद को ही समझने से कासिर था। अबीरा की आंखों से एक आंसू फिसलकर तकिए में जज्ब हो गया। इसने आर्यन के हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसे न मालूद नजरों से देखा। आप इस औलाद से इतना प्यार कर रहे हैं जो अभी तक इस दुनिया में आई ही नहीं, तो सोचे मेरे अम्मा बाबा मेरे लिए क्या महसूस करती होंगी। आर्यन, हमारे दरमियान सिर्फ यही तो एक कशमकश है, यही वो दीवार है जो हम ही खोने नहीं दे रहे। इसने एक लंबी सांस ली और इल्तिजा भरे लहजे में सिलसिला जारी रखा। आप क्यों इतने जिद्दी बन रहे हैं? सिर्फ एक बार आपको मेरे साथ चलना होगा। हम पापा के कदमों में गिर जाएंगे, इनसे माफ़ी मांग लेंगे। मैं आपका साथ दूंगी आर्यन, मैं आपकी ढाल बनकर खड़ी हो रहूंगी। ये बात हमारे दरमियान पहले भी कई बार हो चुकी है और मैं आज फिर दोहराती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है। अबीरा के चेहरे पर एक अधूरा सा ख्वाब जाग उठा था। ज़रा सोचे तो सही, अगर हम इन रिश्तों को दोबारा जोड़ लें तो इस मासूम बच्चे को दोनों ख़ानदानों का कितना प्यार और कितनी दुआएं मिलेंगी। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी औलाद अपने नाना नानी और दादा दादी की छाँव में पले? आर्यन साकत साय से देख रहा था। इसके चेहरे पर बदलते हुए तासुरात बता रहे थे कि अबीरा की बातों ने इसके अंदर एक नई जंग छेड़ दी है। एक तरफ इसकी अपनी अना और माजी के जख्म थे और दूसरी तरफ एक बाप के जज्बात और अपनी बीवी का वो यकीन जो इसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक तल्ख से मुस्कुराहट उभरी। इसने अबीरा के हाथ अपने हाथों में दबाए और थोड़ी देर इसे खामोशी से तकता रहा। तुम बहुत जिद्दी हो अबीरा, तुम अच्छी तरह जान चुकी हो मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता और अब तो मेरी एक नई कमजोरी पैदा हो गई है। तुम और एक हमारी आने वाली औलाद, इसलिए तुम आज मुझे झुकाने की कोशिश कर रही हो। इसके लहजे में अजीब सा दुख और मान था जिसे वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहा हो। तुम जानती हो अबीरा कि मैं टूट तो सकता हूँ मगर झुकना मेरी फितरत में नहीं। मैं अपनी अना के इस किले में कैद हूँ जहाँ से वापसी का रास्ता मुझे मालूम नहीं। ऐसा सिर्फ आपको लगता है आर्यन, मैं आपको झुका नहीं रही। अबीरा ने तड़प कर कहा, बड़ों के सामने सर तस्लीम खम करने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि इसका ज़र्फ बढ़ जाता है। आप बस एक बार मुझसे कहिए, मैं सब कुछ भुलाकर रुशाने को माफ़ कर दूंगी। मैं इसके कदमों में बैठने को तैयार हूँ। मैं वो सब दुख मिटा दूंगी जिस दुश्मनी ने हमें दिए। अबीरा की आवाज़ जज्बात से भरा गई। खुदा गवाह है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो बरसों से चली आ रही हैं, इनसे अब तक कुछ हासिल हुआ है और ना कभी होगा। मैं तो आज तक इस सच से भी भरपूर पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि मैं थक चुकी हूँ आर्यन, मैं इस बोझ को मज़ीद नहीं उठा सकती। मैं सब कुछ ख़त्म करके, हर तलख़ी को दफन करके एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं वादा तो नहीं कर सकता मगर कोशिश ज़रूर करूँगा। आर्यन की आवाज़ में एक अजीब सी शिकस्त खुर्दगी थी, जैसे वो बरसों पुरानी अपनी अना के किले से बाहर कदम रख रहा हो। इसने अबीरा की आंखों में झांकते हुए धीमे लहजे में बोला, और ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। अबीरा के चेहरे पर उम्मीद की एक लहर दौड़ी। इसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, आप सिर्फ कोशिश करें, मैं हर काम पर आपका साथ दूंगी। हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। इसे जैसे अपनी हार का मलाल भी था और एतराफ़ भी। जलन होती है मुझे तुम्हारे बाप से। हर बार तुम मेरी मोहब्बत पर अपने बाप की मोहब्बत को फोकियत दे जाती हो। वो किसी मासूम बच्चे की मानंद शिकवा कर रहा था। इसका सर अबीरा के पहलू में था और इसके लहजे में वही पुरानी बेबसी थी। अबीरा ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां सहलाते हुए जवाब दिया, कल आप वो खुद बहुत खुशी होगी जब हमारी बेटी अपनी शौहर की मोहब्बत पर आपको फोकियत देगी। आर्यन, माँ की परवरिश और इसकी सोच औलाद की घुट्टी में शामिल हो जाती है। अगर माँ अपने वालिदैन के साथ वफादार नहीं तो इसकी औलाद भी कभी वफादार नहीं हो सकती। क्या आप चाहेंगे कि कल को आपकी अपनी बेटी आपके खिलाफ जाए? आर्यन खामोश हो गया, मगर इसके जहन में सोचों का एक तूफान बरपा था। अचानक दिल में उभरा ये बदलाव, ये गैर मामूली नरमी दरअसल खूबसूरत जज्बे की अक्कासी थी जो चंद घंटे पहले ही नसीब हुआ था। बाप बनने का एहसास। अल्लाह के दिए हुए ये जज्बात इतने सहर अंगेज होते हैं कि इंसान पल भर में वो कड़े फैसले कर लेता है जिन्हें पहले भी सोचना भी ना चाहता था। अबीरा खामोशी से इसके बालों में उंगलियां सहलाती रही। इसे महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। वो सोच रही थी एक नन्हा सा एहसास जो अभी इस दुनिया में आया नहीं,
اس نے اپنے باپ کو اس قدر بدل دیا ہے تو جب وہ جیتی جاگتی ننھی جان اس کے ہاتھوں میں کھیلے گی تو آریان کس قدر بدل جائے گا۔ اس کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ بکھر گئی اور فضا میں خوشی کی ایک نئی مہک کھلنے لگی۔ یارم خان کی صبح کسی طوفان کے بعد کی خاموشی جیسی تھی، مگر اس کے بعد اب تک کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔ وہ سارا دن تھانے کی گھٹن زدہ فضا میں موجود رہا، جہاں فائلوں کا شور، پولیس کی بھاگ دوڑ اور تفتیش کی گونج نے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہ دی تھی۔ اب کہیں جا کر جب وہ ان جھنجھٹوں سے فارغ ہوا تو اسے اچانک ایزل کا خیال آیا۔ صبح سے ایزل نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور کسی اندیکھے پیارے سے احساس نے اس کا دل کو گدگدایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے بے اختیار ایزل کا نمبر ڈائل کیا۔ اسلام آباد کی خوبصورت کشادہ سڑکوں پر اس کی گاڑی رواں دواں تھی اور اندر مدھم سا میوزک گونج رہا تھا، مگر دوسری جانب سے آنے والی خاموشی نے اس کے اعصاب پر دستک دی تھی۔ نمبر کیوں بند ہے؟ وہ بے چینی سے بڑبڑایا اور فون گاڑی میں چلتا ہوا میوزک بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر وہی سپاٹ کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی، مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ پاگل لڑکی، صبح سے ایک بار بھی یاد نہیں کیا، گھر پر ہوتی ہی تو 36 بار فون کرتی ہو، اور اب میں کہ جا کر ایک میسج تک نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شکوہ بھی تھا اور بڑھتی ہوئی اضطراب کی کیفیت بھی، اور اسے کشمکش میں گھر پہنچا اور گاڑی پارک کرتے ہی تیزی سے اسے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ چابی گھماتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس وقت اسے ایزل کے گھر والوں میں سے کسی کا نمبر چاہیے تھا جو بدقسمتی سے اس کے پاس محفوظ نہیں تھا۔ اچانک یاد آیا کہ ایزل نے اپنے ضروری نمبر ایک ڈائری میں لکھ رکھے تھے۔ وہ دیوانہ وار الماری میں اس ڈائری کو تلاش کرنے لگا۔ الماری کو تلاشی کے دوران اس کی نظر اچانک دروازے کے اندرونی حصے پر چسپاں ایک کاغذ پر پڑی، جس پر کچھ تحریر تھا۔ شاید وہ جاتے ہوئے پیغام اس کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اسے یاد آیا جس وقت ایزل یہ سب لکھ رہی ہوگی، یارم نیچے گاڑی میں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ الماری کے پٹ پر چپسا اس کاغذ پر ایزل کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کسی موتی کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یارم کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس ڈیجیٹل دور میں جہاں میسیجز اور ای میل نے جگہ لے لی تھی، اس کی عاشقانہ مزاج بیوی پر نے پرانے وقتوں کی طرح ایک خط کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ یارم نے نرمی سے وہ کاغذ اتارا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے مغرور سے یارم کے نام، آپ میرے پاس رہیں یا مجھ سے دور، آپ کے وجود کے ہر ذرے پر اور آپ کی ہر سانس پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ میں نے اپنی پوری کائنات آپ میں سمیٹ دی ہے، اس لیے خبردار، میرے سوا آپ کے خیالوں کی دہلیز پر کسی اور کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی سوچوں کی سرحدیں مجھ پر شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ یارم، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی یاد میری روح کے گرد کسی حصار کی طرح لپٹی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی رہوں میرا دل آپ کے پاس ہی دھڑکتا ہے، اس لیے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اپنی نظروں کو کسی اور کا اسیر مت ہونے دینا۔ آپ صرف میرے ہیں اور میں آپ کے سوا کسی اور کی شراکت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ خط کے آخر میں بڑے پیار سے لکھا تھا، آپ کی پیاری بیوی ایزل۔ تحریر کا نام دیکھ کر یارم کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چند لمحے خط کو دیکھتا رہا، جیسے ہر لفظ میں ایزل کی خوشبو تلاش کر رہا ہو۔ تمہاری ہر ادا، تمہاری چھوٹی چھوٹی شرارتیں میرے دل میں ایک خاص جگہ بناتی جا رہی ہیں۔ پاگل لڑکی، وہ دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ نہایت احتیاط سے کاغذ طے کیا اور اسے ایک اپنی شرٹ کے جیب میں دل کے بالکل قریب محفوظ کر لیا۔ تحریر میں مٹھاس نے اس کی بے چینی کو سکون دیا، مگر ایزل سے بات کرنے کی تڑپ اب بھی قائم تھی۔ وہ ایک بار پھر الماری کی جانب بڑھا، ڈائری تلاش کرنے لگا تاکہ ایزل کے گھر والوں کا نمبر مل سکے اور وہ اس پاگل لڑکی کی خیریت جان سکے۔ ایزل کسی بے جان پتھر کی مانند بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جیسے اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب۔ وہ بس ایک گہری اور پراسرار خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کی ماں گلناز سرہانے بیٹھی فکر مند نظروں سے اسے تک رہی تھی، مگر ایزل کی نظریں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں رکھے صوفے پر سارم بھی ساکت بیٹھا تھا۔ وہ بار بار ایزل سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ ایزل نے جیسے اپنے زبان پر تالا لگا لیا تھا۔ کمرے میں چھائے اس بھاری سکوت کو سارم کے موبائل فون کی گھنٹی نے اچانک توڑ دیا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جگمگا رہا تھا۔ سارم نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیا میری بات سارم سے ہو رہی ہے؟ دوسری طرف سے ایک مانوس سی آواز ابری۔ جی وعلیکم السلام، آپ کون؟ سارم نے حیرت سے پوچھا۔ میں یارم خان بات کر رہا ہوں۔ سارم لہجے میں بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ پلیز کیا آپ میری ایزل سے بات کروا سکتے ہیں؟
मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ मगर इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा है। जी बिल्कुल, बात हो सकती है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, सारम ने धीमे लहजे में जवाब दिया और अपनी जगह से उठकर बेड के करीब जा खड़ा हुआ, जहाँ एज़ल अपनी माँ गुलनाज बेगम की गोद में सर रखे खामोशी से छत को घूर रही थी। गुलनाज बेगम ममता भरे अंदाज में इसके बालों को सहला रही थी, मगर एज़ल के चेहरे पर मौजूद सख्ती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एज़ल, यारम का फ़ोन है, बात करो। सारम ने मोबाइल फ़ोन एज़ल की जानिब बढ़ाया। एज़ल ने एक सर्द निगाह फ़ोन पर डाली और तल्खी से बोली, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इस फ़ोन को मुझसे दूर ले जाओ वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। इसके लहजे के काट ने कमरे में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया था। एज़ल, ये कोई तरीका है बात करने का? खामोश हो जाओ। गुलनाज बेगम ने दबे लहजे में इसे टोकते हुए खामोश करवाने की कोशिश की, मगर एज़ल तो आज किसी के काबू में ना थी। क्यों चुप हो जाऊं मैं? वो तड़प कर बेड पर बैठ गई। इसकी आंखों में गुस्से की सुर्ख लहर दौड़ गई थी। मुझे बात नहीं करनी तो बस नहीं करनी। इसे कह दें कि मुझे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। एज़ल, बेवकूफ़ मत बनो, बात करो इससे। सारम ने सख्त नज़रों से इसे घूरा और फ़ोन दोबारा इसके सामने कर दिया, मगर एज़ल का पैमाना लबरेज हो चुका था। भाड़ में गई ऐसे समझदारी, जितना समझदार बनना था बन चुकी। अब मुझे मज़ीद कोई समझदारी नहीं बरतनी। धोखा देने वाले इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। दूसरी जानिब यारम साकत जामत खड़ा हैरानी से ये सब सुन रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि एज़ल को क्या बोल रही है और इसका लहजा इस कदर बाग़ियाना क्यों हो चुका है। मगर इसकी आखिरी बात, धोखा देने वाले इंसान को माफ़ नहीं कर सकती, यारम को एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर गई। इसने 2-3 बार एज़ल का नाम पुकारा, मगर दूसरी तरफ कोई सुनने वाला न था, जिस पर इसने फ़ोन मुंतकी कर दिया। यारम एक सुलझा हुआ और ज़िर्क इंसान था। वो जान चुका था कि ये मामला अब फ़ोन पर हल होने वाला नहीं। एज़ल का ये लहजा और इसका इस तरह चिल्लाना किसी बहुत बड़े तूफ़ान की पेशगोई कर रहा था। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। कहीं ये वही ख़तरा तो नहीं जिसे वो कब से टालने की कोशिश कर रहा था। इसने परेशानी में माथे पर हाथ रखा और तेज़ी से एक नंबर डायल करने लगा। शायद इमरजेंसी में छुट्टी की दरख्वास्त देनी थी ताकि फ़ौरन वहाँ पहुँच सके। इसके चेहरे पर तनाव और शराब की लकीर गहरी हो चुकी थी। एज़ल, ये क्या हमाकत थी? ये क्या कर बैठी हो तुम? सारम ने देखा कि दूसरी जानिब से फ़ोन कर चुका है। इसे एज़ल के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हिमाकत? आपको ये हिमाकत लग रही है? एज़ल की आवाज़ में बला की तेज़ी थी। क्या आपने सुना नहीं? इसका इस लड़की के साथ चक्कर था। मैं ये सब ना बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही करूँगी। चुप, बिल्कुल खामोश हो जाओ। सारम ने इसे टोका। तुम दोनों बहन भाइयों का यही मसला है, हद से ज़्यादा जज्बाती हो तुम लोग। मसले इस तरह जज्बात की रो में बहकर नहीं सुलझाए जाते। होश की नाखुन लो, शौहर है वो तुम्हारा और अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। भाई झूठ नहीं बोलते और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सारम भाई, एज़ल ने फ़ौरन पलटकर जवाब दिया, मानता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलता, मगर गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। सारम ने समझाने की कोशिश की, और अगर ये मान भी लिया जाए कि माजी में कोई ऐसा कुछ था, इसे अबीरा पसंद थी, तो ये कोई गुनाह नहीं है। सच्चाई क्या है हम अब तक पूरी तरह नहीं जानते और तुमने ये सारा तमाशा खड़ा कर दिया। क्या सोच रहा होगा वो तुम्हारे बारे में? जो भी सोचता है सोचता रहे। एज़ल ने रुख मोड़ लिया। प्लीज़ मुझे मज़ीद मत समझाएं, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें। अल्लाह तुम दोनों को अक्ल दे। क्या आग लगा रखी है तुम लोगों ने? गुलनाज बेगम ने अपना सर पीट लिया था। इसमें अकल की कमी वाली कौन सी बात है? इसने मुझे धोखा दिया है और मैं खामोश रहूं? अगर आपकी नज़र में ये अक्लमंदी है तो माजरत, मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ। एज़ल की ज़िद बरकरार थी। अरे लड़की, तुम्हें क्या पता सच क्या है और झूठ क्या? क्यों एक छोटी सी चिंगारी को इतना बड़ा लावा बना रही हो? आर्यन का क्या है? वो भी जज्बाती है। क्या पता इसने भी तुम्हारी तरह एक मामूली बात को हवा दे दी हो। तुमने इसके कहने पर अपना घर उजाड़ लोगी। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? गुलनाज बेगम अपनी बेटी के इस बेवकूफ़ी पर बुरी तरह बरस पड़ी थी। प्लीज़ मोरे, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे कुछ देर तन्हा छोड़ दें। इसने हाथ जोड़ दिए। उठे मामी, छोड़ दें इसे अकेला। सारम को अब गुस्सा आ गया था। इन दोनों को तन्हा रहने की आदत है, किसी की बात सुनना तो इनकी फितरत में है ही नहीं। ये अपनी मर्जी के मालिक लोग हैं। भाई ऐसा नहीं है, एज़ल ने धीमी आवाज़ में कहना चाहा, मगर सारम ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। बाद में बात करेंगे, तुम ज़रा अकेले बैठकर सोचो तुम्हें करना क्या है। सारम ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। क्या देख रही हो? सही तो कह रहा है वो। तुम दोनों की एक ही आदत है, जब भी कोई समझाने की बात करे तुम लोग यही रुख अख्तियार कर लेते हो। सही क्या इसने जो चला किया? गुलनाज बेगम ने तासुब से कहा। पता नहीं तुम दोनों में सारम जैसा ठहराव क्यों नहीं है। मेरी अपनी औलाद होकर मुझे पागल करने पर तुले हो। मुझे लगा था तुम लोग आओगे तो मेरे दिल का बोझ हल्का होगा, मगर तुमने तो घर में आग ही लगा दी है। अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को।
आप भी मुझसे ही नाराज़ हो, मुझे ही सुनाएं जैसे सब मेरी ही गलती हो। आपको तो बचपन में ही मैं ही गलत और बेवकूफ़ लगती हूँ। एज़िल ने शिकवा किया। अल्लाह का वास्ता है एज़िल, आप चुप कर जाओ, मेरे मुंह से कुछ गलत मत निकलवाओ। मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ो ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठिकाने आए। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है, एज़िल ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। लग तो नहीं रहा। गुलनाज बेगम बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कोई मुझे क्यों नहीं समझता, कोई क्यों मेरे दिल के कर्ब को महसूस नहीं कर रहा। एज़िल ने ऊंधे मुंह बेड पर गिरते हुए सिसकियां भरना शुरू कर दी। क्या मेरे लिए इस शख्स के बारे में ये सब कहना आसान है? क्या किसी को नज़र नहीं आता कि वो मेरी पूरी कायनात है? इसकी आवाज़ कमरे की बेजान दीवार से टकरा कर वापस आ रही थी। दीवारें ही इस वक्त इसके टूटे हुए दिल की वाहिद गवाह थी। एज़िल का वजूद हिचकियों की शिद्दत से लरज़ रहा था। इसके आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो इसके हिचकोले खाता जिस्म इसकी बात की गवाही दे रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह किरची किरची हो चुकी है। दूसरों के सामने वो सिर्फ चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी और सख्त लहजा अख्तियार किए हुई थी, मगर तन्हाई में वो किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। इसके लिए सब ऐसा था जैसे अचानक इसकी दुनिया ख़त्म हो गई हो और चारों तरफ एक गहरा अंधेरा छा गया हो। वो दर्द की इस इंतहा पर थी कि जहाँ इंसान को अपनी ही सांसें बोझ लगने लगती हैं। सबकी नज़र में वो ज़िद्दी और बेवकूफ़ थी, मगर कोई ये नहीं देख पा रहा था कि वो इस वक्त जीते जी मर रही है और वह अपनी ही मोहब्बत के हाथों ख़त्म हो रही है। चलें जी, उम्मीद है आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। आप लोगों को वॉइस कैसी लग रही है हुदा माजिद की, और इसके अलावा आप लोगों को हयात इर्तिज़ा का नॉवल कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।